तो आज हम लोग बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। किसके बारे में? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी सुने होंगे ना। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज़ जीएसटी। जीएसटी क्या चीज़ है? जीएसटी का नाम कितने साल से सुन रहे हैं? 2017 से सुन रहे हैं। अच्छा, सुने होंगे जीएसटी लागू हो रहा है। काफ़ी लोग परेशान भी हो गए थे और काफ़ी लोग, कौन खुश हुआ था बता? कोई खुश नहीं हुआ था। देखिए जीएसटी क्या है, तो जैसे अगर बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर दो तरीके के टैक्सेस लगाती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसे बोलते हैं? तो जो हम लोग अपनी इनकम में से जो भी हमारी प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट का अगर हम कुछ शेयर गवर्नमेंट को जमा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि अगर आपकी पूरे साल की इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी आप हमको टैक्स देंगे। उसका अलग क्राइटेरिया है, जब हम आपको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि अगर 3 लाख से कम होता है तो कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ता है। 3 लाख से ज़्यादा जब इनकम होती है तब आपको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। उसमें भी क्राइटेरिया है कि अगर आप सिटीज़न हैं तो। सीनियर सिटीज़न किसे बोलते हैं? सीनियर सिटीज़न किसे बोलते हैं? 60 से ऊपर। जो 60 साल से ज़्यादा होंगे उनकी लिमिट और ज़्यादा होती है, उनकी शायद 5 लाख रुपए होती है। 3.5 लाख 5 लाख जो भी अभी गवर्नमेंट अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर दी। तो उस केस में क्या होता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। ये किस होते हैं? 80 साल से जो एबव के होते हैं, जो एकदम लाठी लेकर के चलते हैं, उनको सुपर सीनियर सिटीज़न बोलता है। अगर उनकी भी इनकम को, तो मरने वाले रहते हैं तब भी कमाते हैं, मरने के बाद भी कमाते हैं। तो अगर उनकी भी इनकम, तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है? रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्राइटेरिया बनाया कि अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस देना पड़ेगा। तो जो हम लोग अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जमा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस किससे बोला जाता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स को बोलते हैं जो हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट जा कर के गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करते हैं, वो किसी और के माध्यम से गवर्नमेंट को पेमेंट होती है। जैसे कि सपोज दैट आप गए एक बिस्किट का पैकेट खरीदे, तो बिस्किट का अगर आप पैकेट खरीदे 5 रुपये का, तो उसमें टैक्स का भी पैसा इंक्लूड रहता है। लेकिन आपने पैसा किसको दिया? टैक्स का पैसा आप ही नहीं दिया। उसमें जो भी, जैसे 4 रुपये का बिस्किट है, 1 रुपये का अगर टैक्स लगा है तो टैक्स का भी पैसा आपने किसने दिया? आपने ही दिया। लेकिन क्या आप गवर्नमेंट को जा कर जमा किए हैं? नहीं, आपने नहीं जमा किया है। आप क्या किए हैं? दुकानदार को वो पैसा दिए हैं। अब दुकानदार क्या करेगा? अपने डीलर को पैसा देगा, फिर डीलर क्या करेगा? जाके गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा जमा करेगा। तो ये जो किसी और के माध्यम से टैक्सेस के पैसे जमा होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ गए? हमने जाके गवर्नमेंट के खाते में जमा किया तो वो डायरेक्ट टैक्स, किसी और ने दिया, हमने ही, लेकिन किसी और ने जा कर के जमा किया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि हम जाके जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को जमा नहीं करते हैं, बल्कि हम खरीदते हैं सामान और कोई डीलर कोई भी हो, किसी दूसरे के माध्यम से वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा होता है। इसी वजह से हम लोग जीएसटी को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। अब बात करेंगे जीएसटी है क्या, क्यों लोग नहीं चाहते थे कि जीएसटी को लागू न किया जाए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जो आप सामान खरीदते हैं या कोई भी सर्विस आप रिसीव करते हैं तो उस पर जो टैक्सेस लगते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी गुड्स जो सामान हुआ और जो सर्विस हुए उन पे अगर टैक्सेस लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए पहले क्या होता था, एक होता है हमारा सेंट्रल और एक हमारा होता है स्टेट। सेंट्रल मिनिस्टर किसे बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर।
सेंट्रल पूरा वही दिखते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट कौन दिखता है? चीफ मिनिस्टर। तो देखिए पहले के केसेस में क्या होते थे कि जो हमारा स्टेट मिनिस्टर होता था यानी चीफ मिनिस्टर, वो अपने स्टेट में अपने हिसाब से टैक्सेस लगाते थे, और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से अपना अपना टैक्स लगाती थी। पहले के केसेस में क्या थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा लगाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा लगाती थी वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। इस तरीके के केसेस चलते थे। लेकिन जीएसटी में जब लागू किया जाने लगा तो देखिए ये ज़रूरी है कि 2017 में ही जीएसटी लागू किया गया, वही उसी टाइम आया, ऐसा नहीं है। ये 2005 से जीएसटी लागू करने की बात चल रही है। लेकिन क्या होता था कि लोग लागू करने नहीं देते थे, लोग लागू करने नहीं देते थे। जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो काफ़ी चाह रहे थे कि जीएसटी लागू हो जाए, जीएसटी लागू हो जाए। मनमोहन सिंह थे उस टाइम 2005 में। लेकिन लोग जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो जल्दी लागू करने नहीं देती थी। फिर बीजेपी ने क्या किया कि अपना पूरा गढ़ बनाया। जब अपना पूरा गढ़ हो गया तो सब उसी के मानने वाले, और फिर क्या किया, जीएसटी को लागू कर दिया। क्योंकि देखिए कोई भी बिल अगर आपको पास कराना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, संसद में पूरा वोटिंग लेना पड़ता है। जब ज़्यादा लोग तैयार हो जाते हैं तभी वो बिल पास हो पाता है, अगर लोग तैयार नहीं होते हैं तो बिल पास नहीं हो पाता है। तो 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया, जीएसटी को लागू कर दिया गया। अब इसमें सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि क्यों नहीं लागू किया जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, अलग टैक्स लगाती थी और अपने हिसाब से टैक्स लगा करके पैसा वसूल लेती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा होता था वो लगाती थी और वो क्या करती थी, अपना लेकर के चली जाती थी। कुछ ऐसे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो डिफाइन थे कि ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी और ये काम कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। जैसे वैट का नाम सुने होंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। किसी भी गुड्स पे पहले जीएसटी नहीं लगता था, पहले क्या लगता था, वैट लगता था। फिर सर्विस टैक्स लगता था, कोई भी सर्विस देते तो वो सर्विस टैक्स लगता था। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कौन गवर्नमेंट लेता था, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेता था। फिर एक लगता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ अगर बनाई जाती है तो उस पर वो टैक्सेस लगते हैं। तो उसका पैसा जो लेती थी वो कौन लेती थी, कौन लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। अगर आप रहने वाले यूपी के हैं, कहीं और से टैक्सेस अगर आप लेते थे, कहीं और से सामान खरीदते थे, टैक्स का पैसा लगता था तो वो सीधे कौन लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। दोनों स्टेट में से किसी स्टेट को नहीं मिलता था। तो यानी कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो क्या थे, अलग अलग क्या थे, डिफाइन थे। अलग अलग क्या थे, डिफाइन थे कि ये टैक्स आपका स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी और ये टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। लेकिन एक चीज़ उसमें ये भी देखने को मिला था कि जब पहले टैक्सेस लगते थे तो जैसे अगर हम बात करेंगे, यहाँ लैपटॉप है तो लैपटॉप पे 18% टैक्स है, सपोज दैट 12% वो यहाँ पे यूपी में 12% है। तो दिल्ली में अगर लैपटॉप खरीदने जाते तो वहाँ 10% टैक्स लगता था। पंजाब में खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 5% टैक्स लग रहा है। यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्स के रेट होते थे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की सरकार थी। तो इस वजह से क्या होते थे, अलग अलग डिफरेंस। तो कुछ लोग क्या करते थे, जाते थे वहाँ से खरीद के लाकर उस स्टेट से सामान खरीद के लाते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टैक्स का पैसा कम है तो सामान सस्ता पड़ेगा। आज लोग क्यों नेपाल में भागते हैं सामान लेकर के वहाँ से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। क्या होता है, क्योंकि जब यहाँ से गवर्नमेंट उनको सामान देती है तो विदाउट टैक्स का देती है। ये हर कंट्री का रूल होता है कि आप किसी भी अदर कंट्री को सामान बेचते हैं तो आप टैक्स लगा करके नहीं देंगे। क्या करेंगे, टैक्स लगा करके नहीं देंगे, क्योंकि अगर टैक्स लगा के देंगे तो वो हमसे खरीदेगा ही, वो हमसे खरीदेगा नहीं। क्योंकि टैक्स जो है वो आपकी कंट्री का मामला है, तो आप अपनी कंट्री में ही टैक्स लगा सकते हैं, बाहर आप टैक्सेस लगा करके सामान नहीं दे सकते हैं। तो जब यहाँ से टैक्स फ्री होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सामान सस्ता देना पड़ता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं जा करके सामान ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है, होता है। अरे ऐसे आप किसी स्टेट में भी चले जाइए, पेट्रोल के बारे में हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल का रेट होगा। क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं आज तक पेट्रोल पे जीएसटी लगा ही नहीं। अभी तक पेट्रोल को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। अब हम चाय पिएंगे। आज टैली पे नहीं पढ़ना है?
आज सिर्फ सुनना है। क्या करना है? सुनना। और गर्मी बर्दाश्त करनी। आज अगर बर्दाश्त कर लेगा तो दिमाग में घुसेगा, और नहीं बर्दाश्त किए, कहते हैं ना कोई चीज़ मशक्क़त से अगर मिलती है ना तो वो अच्छी हो जाती है, और कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। इसीलिए फैन ऑन बंद करा था कि गर्मी हो, उसके पढ़ने का मज़ा ही। गांव में जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, जब लाइट चली जाती है, लालटेन से या चिराग से पढ़ते हैं, वहाँ कहीं में वो बड़ा मशक्क़त से पढ़ते हैं। अब वो कुछ जो चीज़ पढ़ते रहते वो चीज़ उनको समझ में भी आती है। क्यों? क्योंकि तकलीफ़ उठाए। जो चीज़ तकलीफ़ से मिलती है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्या होती है? और जो चीज़ फ्री में मिलती है वो फ़ायदेमंद नहीं होती। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? टैक्स नहीं लगता है यहाँ कहाँ थे जी? अदर कंट्री को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें टैक्स फ्री करते हैं। तो टैक्स फ्री होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सामान सस्ता मिलता है। तो इसी वजह से क्या होते हैं कि वहाँ पे लोग जा कर के वहाँ से लाते थे। और अलग अलग जगह में जब स्टेट पे ये टैक्स के रेट अलग अलग होते थे तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, अपने स्टेट से ना खरीद के अदर स्टेट से माल खरीदते थे। तो इस केसेस में क्या होते थे, ट्रांजेक्शन अपनी स्टेट के कम हो जाते थे। तो गवर्नमेंट ने अब वही डिफ़ाइन किया। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लागू करने गया तो पहला उसका नियम यही था कि जितनी भी पूरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर हमने बोल दिया कि पेन पे 5% टैक्स है तो पूरी इंडिया घूम आइए, सब जगह कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 5% लगेगा। उससे न ज़्यादा लगेगा न उससे कम लगेगा। अगर आप दिल्ली में खरीद के 5% टैक्स लेकर के आए हैं, यूपी में बेचेंगे तब भी आपको कितना ही परसेंट टैक्स लगाना पड़ेगा? 5% लगाना पड़ेगा, न उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा न उससे कम लगाना पड़ेगा। तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन क्यों नहीं लोग लागू करने देते थे? तो उसमें गवर्नमेंट ने एक होशियारी की थी। क्या की थी? होशियारी ये की थी कि चलिए अगर 5% टैक्स लगाया जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें ये है कि 2.5% आप लेंगे और 2.5% हम लेंगे। यानी आधा पैसा कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगा, और आधा पैसा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। तो पहले क्या होता था कि पहले अगर सर्विस पर टैक्स लगते तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा ले जाती थी। अब क्या होगा कि आधा पैसा कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट। इसी वजह से स्टेट नहीं चाहती थी कि ये जीएसटी लागू हो, क्योंकि जब जीएसटी लागू होता था तो उसमें क्या पहले या तो कि पूरा का पूरा पैसा हमारा होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब आधा पैसा किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और उसमें दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि लागू नहीं होने देते थे, उसमें एक वर्ड गवर्नमेंट ने बोला था, ये बोला था कि जीएसटी इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या बोला था? जीएसटी इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड बड़ा खतरनाक वर्ड होता है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? दूरी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब अगर बात करेंगे तो देखिए इसमें 2 स्टेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। कितने स्टेट को? जैसे हम बात करते थे कि हम यूपी के रहने वाले हैं और हमने दिल्ली से सामान खरीदा। हम यूपी के रहने वाले हैं और दिल्ली से हमने सामान खरीदा। तो इस केस में क्या होता था पहले की कि उस पे सेंट्रल टैक्स लगते थे। क्या लगते थे? सेंट्रल टैक्स भी लगते थे, और जहाँ से हम लोग खरीदते थे दिल्ली से, तो दिल्ली वाले स्टेट वाले भी अपना टैक्स लगाते थे। यानी अगर आप अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन करते थे तो 2 तरीके के टैक्स लगते थे। एक सेंट्रल टैक्स भी लगता था और एक वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो अपना टैक्स लगाती थी। तो उस केस में क्या होते थे कि जो सेंट्रल टैक्स था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती थी। क्या करती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती थी। और जो दिल्ली गवर्नमेंट टैक्स का पैसा लगाती थी वो दिल्ली गवर्नमेंट आपका पैसा ले लेती थी। यूपी वाले खरीद के लेकर के आते थे। लेकिन जब से जीएसटी लागू किया गया तो उसमें एक वर्ड डाला गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या डाला गया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और जीएसटी क्या है? इट इज़ अ वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे राष्ट्र में एक ही टैक्स लगेगा। यहाँ पे 12% है तो वहाँ पे भी 12% लगेगा।
तो अब इस केस में डेस्टिनेशन बेस का मतलब ये होगा कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली से सामान खरीदे हैं, तो उस पर एक ही टैक्स लगेंगे। क्या लगेंगे? एक ही टैक्स, 18% सपोज दैट टैक्स लग गया। तो अब उस केस में क्या होगा कि 9% जो टैक्स का पैसा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ही लेगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ले लेगी। लेकिन जो 9% पैसा बचा है वो कौन सा स्टेट टैक्स का पैसा लेगा? दिल्ली की यूपी? यूपी सामान खरीद रही, यूपी सामान खरीद रही, दिल्ली बेच रही, तो टैक्स का पैसा कौन लेगा? यही तो गलत कर दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड कर दिया गया। डेस्टिनेशन बेस्ड इसलिए कर दिया गया है कि जो 9% है वो तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, लेकिन जो 9% बाकी का है वो जो खरीदेगा उसी टैक्स को, उसी स्टेट को टैक्स का पैसा मिलेगा। तो कौन खरीद रहा है? यूपी, तो वो टैक्स का पैसा यूपी। अब दिल्ली वाले दांत चबाएं कि बेचे हम, लेकिन पैसा हमको नहीं मिले। बेचा कौन? दिल्ली ने, लेकिन दिल्ली को पैसा मिला, टैक्स का नहीं मिला। इसी वजह से लोग ज़्यादातर जीएसटी को लागू नहीं करने देते थे, क्योंकि दिल्ली वालों को मालूम है कि यूपी वाले आके हमारे यहाँ से सामान खरीदेंगे, लेकिन हम यूपी में जाके सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन वहीं होता है, ज़्यादा चीज़ें वहीं मिलती है, तो वो कभी आएंगे यूपी में सामान खरीदने। तो यूपी में अगर सामान खरीदने आएंगे तब ना उनके स्टेट को टैक्स मिलेगा, नहीं खरीदेंगे तो टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा। और सब यूपी वाले जाते हैं दिल्ली से सामान खरीदते हैं, और दिल्ली से सामान खरीद के लाते हैं, तो टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को आपका आता है। इसीलिए इस टाइम आपकी जो यूपी गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। हमारी यूपी गवर्नमेंट कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, जो भी डीलर है उनसे बातचीत करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो अदर स्टेट से खरीद के लाइए, अदर स्टेट से खरीदिए, पैसा लाइए, और फिर उसके बाद टैक्स का भी पैसा लेंगे और ला करके अपने ही स्टेट में बेच दीजिए। वो भी पैसा कौन रखेगा? हम ही रखेंगे। यानी उधर से भी उठा लेंगे, इधर से भी उठा लेंगे, तो हमारा काम चला जाएगा। और इसी वजह से देखिए बिहार वाले क्या करते हैं, आके यूपी से ले जाते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट भी टाइट होती है। वो क्या करती है कि अपना सामान अपने ही स्टेट में बेचती है, खरीदती कहाँ से? यूपी से खरीद लेती है। तो उनको भी क्या होता है, बेनिफिट होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसी वजह से लोग चाहते थे कि जल्दी जीएसटी लागू ना हो। मेन रीज़न यही था। फंस जाते हैं बेचारे दिल्ली वाले और मुंबई वाले कि लोग वहीं से सामान खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पे जल्दी जा कर के बेचते नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इतना तो समझ गए ना, हाई पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जीएसटी इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। यानी कह रहे हैं कि जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो पहले से हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग चलते थे, उन्हीं को क्या कर दिया गया है? रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। उन्हीं का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जीएसटी कर दिया गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जीएसटी में कितने इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया गया। या तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा क्या जीएसटी में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको इंक्लूड कर दिया गया है? तो कहिएगा कि नहीं, सारे इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी इंक्लूड नहीं किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड किए गए। कितने? कहीं लिखा नहीं होगा, कुछ चीज़ें लिखी नहीं होंगी, बस बतानी पड़ती, क्योंकि बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। बुक में ज़्यादा चीज़ दिखाई नहीं जाती, क्योंकि बुक वाला जानता है सारी चीज़ आपको बता देंगे तो आप हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हो जाएंगे, आप भी एक किताब छाप देंगे, तो इसी वजह से वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो चलिए, तो 17 यानी 17 ऐसे पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। वो गूगल पे सर्च करिएगा, वो पूरा नाम आ जाएगा, 17 होगा। 17 ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसको क्या किया गया, जीएसटी में क्या किया गया है? इंक्लूड कर दिया गया, यानी उनका नाम जीएसटी में डाल दिया गया है। अब देखिए बात करते हैं, क्या पूरा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दिया गया? नहीं, अभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, अभी भी उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। जीएसटी लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे पेट्रोल की, किसकी बात करेंगे? तो पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल पे जीएसटी लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? उसमें भी गवर्नमेंट की होशियारी है कि जिस दिन हम जीएसटी लगा देंगे पेट्रोल पे, उस दिन पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। उस दिन क्या हो जाएगा? पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी पे मैक्सिमम अगर टैक्स का रेट लगता है तो 28% लगता है। कितना परसेंट लगता है? 28% लगता है। और आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल पे लगभग 65% के हिसाब से टैक्स चार्ज करती है।
कितना चार्ज करती है? यानी 100 रुपये अगर लीटर टैक्स है आपका पेट्रोल है तो 65 रुपये गवर्नमेंट ले जाती है अप्रॉक्स। 60 भी होगा, 52 भी होगा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके के टैक्सेस होंगे। हाँ, तो 65 है और फिर उसके बाद मान के चलिए 35 रुपये आपका क्या है, पेट्रोल का दाम है। तो इसी वजह से कि अगर हम जीएसटी लागू कर देंगे तो 35 रुपये का पेट्रोल 28% अगर लेंगे तब भी मैक्सिमम आएगा तो कितना आएगा, 55 रुपये 60 रुपये आएगा। तो ऐसे बेचेगी तो गवर्नमेंट का घाटा होगा कि नहीं होगा? तो गवर्नमेंट कभी भी अपने घाटे का सौदा नहीं करती। और पेट्रोल जो है वो मेजर अमाउंट है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा टैक्स का पैसा। यानी गवर्नमेंट की अगर इनकम की बात करें तो इनकम मेन सोर्स में पेट्रोल आता है। इनकम जो आता है वो किस में आता है, मेन सोर्स में आता है, क्योंकि डेली बेसिस पे इतने ट्रांजेक्शन पेट्रोल के होते हैं कि उसमें टैक्सेस का पैसा बहुत ज़्यादा आता है। अगर उसको गवर्नमेंट, इसीलिए अगर 1-2 रुपये भी कम करती है तो लाले पड़े जाते हैं गवर्नमेंट। इसीलिए 1-2 रुपये कम करती है, बढ़ाना रहता तो सीधे 10 रुपये बढ़ा देती है। तो वो गवर्नमेंट का क्या है, इनकम का सोर्स है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट कमाती है। फिर भी ये बात छेड़ी गई थी कि जब आप सारे टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को, तो पेट्रोल को भी क्यों नहीं आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे अगर बात करेंगे बच्चों की, किसकी बात करेंगे, बच्चे मम्मी से पैसा मांगते हैं, पापा से मांगते हैं तो पापा निकाल के तुरंत दे देते हैं। मम्मी से पैसा मांगते हैं तो मम्मी क्या करती, बुलवाती हैं, बोलते अरे बाबू ये खा लो, ये खा लो, ऐसे ऐसे इधर उधर बात करके हम, क्योंकि हम उसका एक्सपर्ट है। हम देखें जब मम्मी से पैसा मांगते थे बचपन में, पता नहीं इधर उधर करके बुलवा देती थी, फिर बाद में याद आता था हम पैसा मांगने आए थे, मिला ही नहीं। तो उसी तरह गवर्नमेंट हम लोग को बुलवाती है। जब भी आप पेट्रोल की बात करेंगे कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए तो वो कहते हैं ठीक, हम आगे जा करके लागू कर देंगे। और ये 2017 से लागू करते करते 2022 हो गया, लेकिन अभी भी पेट्रोल को जीएसटी में लाया नहीं गया। क्योंकि देखिए, अगर फिर गवर्नमेंट ने, जब ये हुआ कि 2-3 साल बाद फिर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया कि अभी तक आप पेट्रोल को क्यों नहीं लाएं जीएसटी में, तो फिर ये बोली कि ठीक है, अगर पेट्रोल को लाएंगे तो 28% टैक्स नहीं लगेंगे, तब भी कम से कम 40% रखेंगे। कितना परसेंट टैक्स रखेंगे? यानी अगर फ्यूचर में कभी भी पेट्रोल को जीएसटी में लाया गया तो कितना परसेंट टैक्स लगाएंगी गवर्नमेंट? 40% लगाएगी। तब भी लोगों ने क्या किया, ठीक है लागू कर दिए, कम से कम 65% टैक्स लगने से बढ़िया है कि 40% लगे। लेकिन फिर गवर्नमेंट दिमाग लगाई 25% हमारा टैक्स का पैसा घट रहा है, तब भी हमारा नुकसान है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, भुलवा करके आगे ले करके जाती है। जब भी महंगाई की बात आएगी कोई ना कोई आपदा खड़ी कर देगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जानती थी कि कोई भी रहेगा वो अपने फ़ायदे के लिए ही सोचेगा कि अगर अपना फ़ायदा नहीं होगा तो हम आगे का काम कैसे चलाएं। ठीक है, तो उसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपका टैक्स चार्ज करती है। देखिए यहाँ पे जब टैक्सेस के रेट बढ़ते हैं तो पब्लिक पागल होती है। क्या होती है, पब्लिक गुस्साती है कि टैक्स का पैसा इतना क्यों लग रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे अदर कंट्री में, जैसे कि अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स का चार्जेस कर रही है तो गवर्नमेंट उसी पैसे से क्या करती है, अपनी पूरी कंट्री चलाती है। उसी पैसे से क्या करती है, जितना टैक्स का पैसा मिलेगा उसी हिसाब से जितना पैसा इंसान के पास रहेगा वो करेगा। जैसे अभी हमारे पास 50,000 रुपये है, कोई हमसे 5 रुपये मांगे तो हमें देने में शर्म लगेगी? देने में शर्म लगेगी? नहीं लगेगी। अब हमारे पास 1 करोड़ रुपये कोई हमसे 5,000 रुपये मांग लेगा तो हमें देने में शर्म लगेगी? नहीं लगेगी, हम तुरंत दे देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा है। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो जल्दी देने में भी क्या करती है, हिचकिचाती है। ये हर पर्सन का रूल होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दानवीर बनेंगे, पैसा नहीं है तो आप दानवीर नहीं बन पाएंगे। तो गवर्नमेंट आगे का काम कैसे करेगी, वो टैक्स के पैसे से ही करती है। तो यहाँ पे जब आपदा आती है तो लोग क्या करते हैं, टैक्स का पैसा होता है तो लोग गुस्साते हैं कि क्यों। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसको, अगर गवर्नमेंट टैक्स का पैसा बढ़ा रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, तो वो किसी वजह से, क्यों किसी को पैसा देना पड़ा होगा, इसी वजह से सोचती है कि गवर्नमेंट यहाँ से हम पैसा क्या करें, ले करके एडजस्ट कर दें। उसी तरीके की बात यहाँ पे होती है कि अगर आपको कोई, अब देखिए अदर कंट्री की बात करेंगे, अगर अदर कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब होती है किसी भी कंट्री की, तो वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं टैक्स का पैसा बढ़ा दीजिए। अगर 30% टैक्स ले रहे हैं तो 40% कर दीजिए, बाकी का सब पैसा एडजस्ट कर लिए। तो ये अदर कंट्री की सोच है। और हमारे कंट्री की सोच ये है कि 112 रुपये पेट्रोल है, 110 रुपये होगा तो खुश हो जाएंगे, यार गवर्नमेंट कम कर दे, उससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग टैक्सेस लगाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे
तो ये हो गया जीएसटी। जीएसटी क्या है? इट इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इट इज़ अ वन नेशन वन टैक्स, यानी पूरे राष्ट्र में एक ही टैक्स लगता है। जीएसटी में कितने इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया गया है? 17 इनडायरेक्ट टैक्स उसको इंक्लूड किया गया है। जब 1 जुलाई 2017 को, देखिए 29 मार्च को ये पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ था। 29 मार्च को पार्लियामेंट में, तभी आप सुने होंगे कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू होने वाला है, लेकिन उस टाइम लागू नहीं हुआ था। सीधे कब हुआ था? 1 जुलाई से। तो 29 मार्च को ही पार्लियामेंट में इसका बिल पास हो गया था, लेकिन ये अप्लीकेबल कब से किया गया है इंडिया में? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जब 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, यहाँ पे जीएसटी लागू किया था, जीएसटी एक्ट लागू किया गया था, तो उस टाइम पूरी इंडिया में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पूरी इंडिया में जीएसटी को लागू किया गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन 1 साल बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया। यानी 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में भी टैक्स का पैसा यानी जीएसटी लागू कर दिया गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल ओवर इंडिया में। पहले ये क्या था कि वो ऑल ओवर इंडिया था, लेकिन एक्सेप्ट यानी जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो यही बोलेंगे कि जीएसटी जो लागू हुआ है वो कहाँ पे लागू हुआ है? ऑल ओवर इंडिया में लागू हुआ है। चलिए, डेस्टिनेशन बेस तो पढ़वा दिए ना। चलिए, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी के एडवांटेज क्या है? तो देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में लिखा होगा क्या है। जीएसटी हैज़ मेनली रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी अलग अलग तरीके के इफेक्ट पड़ते थे टैक्सेस पे, वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई? रिमूव कर दी गई। तो ये हमारे लिए अच्छा ही है कि अगर जीएसटी लागू किया गया तो यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वही अदर स्टेट में है। सब चाहता है एक ही रेट से हर जगह पे बेचा जाए। अभी आपकी बात करेंगे, आप आते हैं गोरखपुर में, कोई भी बिस्किट खरीदने 5 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर आप गाँव में खरीदें तो कहता है 6 रुपये का देंगे। तो गुस्सा लगता है उसके ऊपर कि बताओ, वहाँ 5 रुपये का देता है, ये 6 रुपये। वो इसलिए कहता है कि हम वहाँ से लाए हैं तो हम बढ़ा के देंगे। हाँ वही, मतलब हर एक चीज़ में। वो तो फ्रीज का भी पैसा लेते हैं, कहते हैं 3 रुपया फ्रीज का। हम भी देखे हैं भाई, रहे हैं, तो कहते हैं 3 रुपया ठंडा कराई कौन देगा, हम तो वैसे लेके आए थे। वो तुरंत चार्ज कर लेते हैं। तो वही गुस्सा लगता है कि बताओ, वहाँ पे ये है, यहाँ पे इस तरीके से। अभी वहाँ की बात मत करिए, आप अपने कॉलोनी में ही जाइए। कॉलोनी में जब जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो वो भी वो महंगे देते हैं, प्रिंट रेट से महंगे देते हैं। जो एमआरपी लिखता हूँ ना, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे ज़्यादा में आप बेच ही नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा सब बेच देते हैं इंडिया में। और ये कानूनन अपराध है। क्या है? गवर्नमेंट लगा देती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते हैं, और वो उससे भी ज़्यादा में बेच करके दिखा सकते हैं। ये कौन है? इंडिया वाले। और कहीं किसी की हिम्मत नहीं होती है। अरे ये सब देखिए ना, चाय वही देखिए, अगर ट्रेन में सीधे 10 रुपये का, 15 रुपये, 20 रुपये का चाय देते हैं सब। लेकिन क्या है अभी, हाँ स्टेशन पे आप जाइए वो खरीदने, चिप्स खरीदने, हाँ बहुत तेज महंगा देते हैं, तुरंत 10-10 रुपये बढ़ा देते हैं। अब क्या करोगे? इंडिया। तो वही चीज़ें हैं कि क्या होते हैं। अब यही है कि जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी जो टैक्स का पैसा है वही वहाँ पे भी टैक्स का पैसा आपका रहेगा। चलिए, पहले देखिए जीएसटी की अगर बात करें, अदर टैक्सेस लगते थे ना तो सामान महंगे पड़ते थे। सामान क्या होते थे? क्योंकि जब एक कोई प्रोडक्ट लगता था ना तो उस पर वैट लगते थे, तो उस पर सीएसटी लगता था, अलग अलग तरीके के 5-6 टैक्सेस लगते थे। इसी वजह से पेट्रोल महंगा हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगते थे। लेकिन अब ये क्या है कि पहले देखिए, अगर आप वहाँ से, पहले ये था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली से सामान खरीद करके लेके आए, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चार्ज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग चार्ज करेगी, आप जब बेचेंगे तब भी गवर्नमेंट अलग चार्ज करेगी। यानी खरीदते समय भी चार्ज करना है, बेचते समय भी चार्ज करना है। तो इससे क्या होता था? सामान महंगा पड़ जाता था। बेचारा फंसता कौन था? खरीदने वाला, जो खरीद के खा के पचा लेता था। इसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर किसे बोलते हैं? खा के जो पचा नहीं ले, जो मतलब उस सामान को इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कि चेयर खरीदा तो उसको भी खा के पचा ले। तो उसको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट जो पछताता कौन था? जो ले करके उसको इस्तेमाल करता था। जो ले करके बेचना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, महंगा खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। लेकिन फंसती कौन है? पब्लिक फंसती है।
कि चलिए उनको क्या करता था, ये सामान महंगा पड़ता था, लेकिन जीएसटी लागू होने से ये फ़ायदा है कि एक ही टैक्स लगेगा, एक ही बार टैक्स लगेगा, बार बार टैक्स नहीं लगेगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगा तो अलग चार्ज करेंगे, स्टेट में लाएंगे तो अलग चार्ज करेंगे, फिर दुकानदार लाएगा तो अलग चार्ज करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार टैक्स लगा तो वही लगेगा। लेकिन पहले क्या होते थे, अलग अलग लोग मिलते थे, अलग अलग टैक्स लेते थे। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी सामान खरीदो तो डायरेक्ट डीलर से खरीदो। अगर बीच में आपके दलाल मिल गए तो वो अलग अलग आपके सामान महंगे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा फिर ये है कि चलिए बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की। किसकी बात करेंगे? कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की अगर आप बात करेंगे तो 3 तरीके के टैक्सेस लगते हैं। एक होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है, तीसरा होता है आईजीएसटी। तो 3 तरीके के टैक्सेस होते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गवर्नमेंट 3 तरीके के टैक्सेस चार्ज करती है। अब ये तीनों टैक्स कब चार्ज होते हैं, यही आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फीड नहीं कर पाए हैं तो आप जीएसटी नहीं कर पाएंगे। ये 3 टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। कब कौन कौन से टैक्सेस चार्ज होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप अपने स्टेट से सामान खरीदेंगे और बेचेंगे अपने स्टेट में, जैसे हम यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में ही अगर हम सामान खरीद रहे हैं और यूपी में ही सामान बेच रहे हैं तो उसमें 2 टैक्सेस लगेंगे। एक लगेगा सीजीएसटी और दूसरा लगेगा क्या, एसजीएसटी। अपने स्टेट में अगर हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसको हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए गवर्नमेंट अगर आपसे कहेगी तो यही बोलेगी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या कौन सा टैक्स लगेगा। ये नहीं बोलेगी कि अपने स्टेट में कौन सा ट्रांजैक्शन लगेगा, वो ये बोलेगी इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है अपनी स्टेट में और इंटर का मतलब होता है अदर स्टेट में। ये नेम में कंफ्यूज मत रहिएगा, इंट्रा अपने में, इंटर अदर में। तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं यानी अपने स्टेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 टैक्स लगेंगे। एक लगेगा आपका सीजीएसटी और दूसरा लगेगा क्या, आपका एसजीएसटी। अगर 10% आपके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं तो समझ जाइए अपनी स्टेट में खरीद रहे हैं तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी, यानी 5% सीजीएसटी लगेगा तो 5% क्या लगेगा, एसजीएसटी। समझ गए? लेकिन अगर यही सामान आप अदर स्टेट से खरीदते हैं तो उस पर 1 टैक्स लगेंगे जिसका नाम होगा क्या, आईजीएसटी। क्या नाम होगा? यानी अपने स्टेट में खरीदेंगे तो 2 टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अदर स्टेट से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर क्या लगेंगे, आईजीएसटी लगेंगे। अब आईजीएसटी का पैसा कौन लेता है, तो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट 10% लेगी। लेकिन वही क्या करेगी, 5% पैसा किसको दे देगी, जो परचेस किया रहेगा उस स्टेट को क्या करेगी, वो ट्रांसफ़र कर देगी। लेकिन टैक्सेस कितने लगेंगे, सिर्फ 1 ही लगेंगे। अब देखिए जीएसटी में इस तरीके के टैक्सेस लगेंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो इंक्लूड किया गया है उनके नाम ये है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये पहले जो टैक्सेस लगते थे ये सारे टैक्सेस क्या है, जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए। समझ गए? जीएसटी समझ गए? चलिए अब बात करेंगे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन लेगा। व्हाट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन? देखिए जीएसटी वही लगा सकता है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ। जीएसटी में रजिस्टर कौन लेगा, रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, तो ये टर्न ओवर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टर्न ओवर का मतलब समझते हैं, घूम के कूद जाओ ना। हाँ, टर्न ओवर का मतलब क्या होगा, इनकम भी नहीं। तो कुल्ला करने लायक हो गई, तुम लोग मेरा चाय खराब कर दी। ठीक है, हाँ, खरीदना होगा। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स, पूरे साल की टोटल सेल। परचेज नहीं इंक्लूड किया जाता है। आप पूरे साल में कितना बेचते हैं वही गवर्नमेंट देखती है, कितना खरीदते हैं इससे मतलब नहीं। कितना आप बेच रहे हैं गवर्नमेंट उसी पे नज़र रखती है। अगर आप ज़्यादा सामान बेचने लगे हैं तो गवर्नमेंट की का सबसे पहले पड़ोसी की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी और पड़ोसी जाके सेक देगा, तो जब सेकेगा तो फिर आपको जेल हो जाएगी। तो उसी केस के लिए कि देखिए टर्न ओवर, टोटल टर्न ओवर पर डिपेंड करता है। अब देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग टर्न ओवर पे डिपेंड करता है। जीएसटी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना क्या, अगर आपका टर्न ओवर हो गया तो आपके ऊपर अनिवार्य है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो अगर आप मनमानी करेंगे तो गवर्नमेंट भी अपनी मनमानी करने पे
उतर जाएगी, आपकी दुकान सब बंद करा देगी, जेल भी कर देगी, फाइन भी लगा देगी, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपका टर्नओवर है, तो टर्नओवर जो होता है ना वो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग डिपेंड है, रेटेड होते हैं। लेकिन बात करेंगे नॉर्दर्न स्टेट की, किसकी बात करेंगे? नॉर्दर्न स्टेट का मतलब समझते हैं? बर्फीली ज़मीन वाली जो स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, असम, फिर क्या है, सिक्किम, नागालैंड, ये सारे जो होते हैं 7 ऐसे स्टेट होते हैं जिसका नाम अभी इसमें लिखा होगा, बता देंगे। तो मिज़ोरम, ये सब क्या होते हैं? बर्फीली ज़मीन वाली जितने भी होते हैं वहाँ पे सेल्स कम होते हैं। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे लोग सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। क्या करने जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, कुछ खरीदने बेचने वेचने के लिए नहीं जाते हैं। तो वहाँ पे सेल्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो गवर्नमेंट वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपका पूरे साल में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन अगर हम यूपी, बिहार, दिल्ली, कहीं की भी इधर की बात करेंगे, जितने भी अदर स्टेट हैं, 29 स्टेट में 7 स्टेट को छोड़ करके जो 22 स्टेट होते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने ये रूल लागू किया है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज़्यादा है तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, ये पता चलता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जीएसटी में रजिस्टर्ड है। कैसे पता चलेगा जीएसटी में रजिस्टर्ड है? तो उनको जीएसटीआईएन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप यहाँ के इंडियन हैं तो आप क्या करेंगे? क्या सबूत देंगे कि आप इंडियन हैं? कि देख लो हम चेहरे से लग रहे हैं इंडियन है। क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड देंगे। तो आधार कार्ड का क्या होता है? एक नंबर होता है। अभी उसी आधार कार्ड पे नंबर नहीं है तो आपको मान्यता नहीं मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हर लोगों का पहचान है, तो उसी तरह जीएसटी में उन्हीं का रजिस्ट्रेशन माना जाएगा कि हाँ, इनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, जिनके ऊपर जीएसटीआईएन नंबर लगा होगा। तो बहुत से डीलर का आप देखते होंगे आगे बोर्ड पर लिखा होता है जीएसटीआईएन नंबर, तो समझिए उनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा? जब आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो। अगर नॉर्दर्न स्टेट है यानी बर्फीली ज़मीन का स्टेट के रहने वाला है तो उसका कितना टर्नओवर होना चाहिए? 10 लाख का होना चाहिए। तो अब ये बात आती है कि अगर 40 लाख रुपए आपका ट्रांजेक्शन कह रहे हैं टर्नओवर हो गया तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या आप जीएसटी लगा सकते हैं? तब भी आप जीएसटी नहीं लगा सकते। अब देखिए, डीलर पे डिपेंड करते हैं। 3 तरीके के डीलर होते हैं। एक होता है अनरजिस्टर्ड डीलर, दूसरा होता है कंपोजिट डीलर, और तीसरा होता है रजिस्टर्ड यानी रेगुलर डीलर। ये 3 तरीके के डीलर होते हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर किसे बोलेंगे? जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है। जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। कौन सा डीलर है वो? अरे जैसे ठेले वाला, कौन सा डीलर? गोमती वाला। अनरजिस्टर्ड यानी उनकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा अगर होती भी होगी तो वो सब दिखाते भी नहीं। हाँ, तो गवर्नमेंट पकड़ भी नहीं पाती, बहुत चालाक होते हैं सब। तो ये हुआ कि टर्नओवर क्या है? 40 लाख से कम है तो वो कौन सा डीलर है? अनरजिस्टर्ड है। लेकिन जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब भी वो टैक्स नहीं लगा सकते। वो कंपोजिट डीलर कहलाते हैं। वो कौन से डीलर कहलाएंगे? यानी जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो और 1.5 करोड़ से कम हो, उनको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट डीलर। और कंपोजिट डीलर कभी भी टैक्स लगा करके सामान बेच नहीं सकता है। लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा उनको हम लोग बोलते हैं क्या? रेगुलर डीलर। और वही टैक्स का पैसा क्या कर सकते हैं? अपने बिल में चार्ज कर सकते हैं। तो 3 तरीके के डीलर हो। अनरजिस्टर्ड डीलर जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो। फिर हमारा दूसरा होता है कंपोजिट डीलर। कंपोजिट डीलर किसे बोलेंगे? जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से कम हो। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा उनको कौन सा डीलर बोलेंगे? रेगुलर डीलर बोलेंगे। और वो क्या कर सकते हैं? टैक्सेस चार्ज कर सकते हैं। तो अब कहेंगे ये बताइए, जब 40 लाख रुपए उनका टर्नओवर है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उनको टैक्स लगाना ही नहीं है, तो उनका मतलब क्या है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का? तो उनका एक कंपोजिशन स्कीम होता है। गवर्नमेंट उनको ये कहती है कि आप टैक्स का पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन जितना भी पूरे साल में सेल्स करेंगे उसका 1% ला करके हमको जमा करेंगे। टैक्स का पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? जितना भी बेचेंगे अपनी इनकम में से आपको 1% गवर्नमेंट को जा करके जमा करना है। अगर 1 लाख रुपए का सामान बेचे तो 1000 रुपये क्या करना है आपको गवर्नमेंट में। और जो आप खरीदते समय टैक्स का पैसा दिए होंगे वो भी नहीं माइनस होगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए स्कीम होती है? रेगुलर डीलर की, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा
उनका। इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्द क्या हो जाए, कंपोजिट डीलर हो जाए, सॉरी रेगुलर डीलर हो जाए। क्यों? क्योंकि रेगुलर डीलर होंगे तो उनको टैक्स का पैसा मिलेगा भी और टैक्स का पैसा लगाएंगे भी, और उनको टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट को देना होता है वो अपने पास से नहीं देते हैं, वो कस्टमर से ही टैक्स का पैसा लेंगे और वही जाके क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। लेकिन कंपोजिट डीलर कस्टमर से टैक्स का पैसा लेता ही नहीं है, अपने ही पास से जितना भी बेचेगा उसका 1% जाके गवर्नमेंट को जमा करेगा। ये किसके लिए होता है? गुड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? लेकिन अगर सर्विस का केस है तो उनका 5%, कितना परसेंट है कि जितना कमाइए उसका 5% जाके गवर्नमेंट को जमा करिए। तो समझ गया? क्या समझे? वो तो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए, इसमें एक चीज़ें और हैं कि जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पढ़ाने लायक तो है नहीं, लेकिन समझिए क्या क्या लगेगा। पैन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है उनका पैन नंबर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं लिया है, वो उस चीज़ का आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ क्या है, ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर विद फोटोग्राफ, यानी जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है उसका एड्रेस यानी आधार कार्ड उसका होना चाहिए और फोटोग्राफ होना चाहिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कैंसल चेक भी होना चाहिए और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लगेगा। डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर यानी अपना सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके देना पड़ेगा। लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन बोर्ड रिजोल्यूशन ऑफ फॉर ऑथोराइज सिग्नेचरिंग। अच्छा, ये देखिए, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब ये होगा कि अगर आप, जैसे आपकी ज़मीन है तो आपका तो कागज़ होगा तो उसका आप एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रेंट पे लिए हैं तो आपका एड्रेस नहीं ना है, वो किसी और का। जैसे हम अपने यहाँ की ही बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट का आपने एग्रीमेंट कराया हो। जब भी रेंट पे लिया जाता है तो उसका क्या किया जाता है, एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट को आप क्या कर सकते हैं, जिससे लिए होंगे अपने लैंडलॉर्ड से, उसका एग्रीमेंट आप क्या करेंगे, एड्रेस प्रूफ की जगह सबमिट कर सकते हैं। तो आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जीएसटीआईएन नंबर मिलता है। जीएसटीआईएन नंबर 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट में जो पहला 2 डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है, यानी जिस स्टेट के आप रहने वाले होंगे उससे पहचाना जा सकता है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यूपी की, तो यूपी का कोड होता है 09, यानी अगर कोई भी, अगर आप किसी भी शॉप पे चले गए हैं जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका जीएसटीआईएन नंबर का पहला 2 डिजिट जब देखेंगे तो उसका 09 होगा। जितने भी लोग होंगे सबका क्या होगा, 09 होगा। इससे पहचाना जा सकता है कि ये कहाँ का डीलर है, किस स्टेट का रहने वाला है। तो पहला जो 2 स्टेट होगा वो किसका होगा, स्टेट कोड दर्शाएगा। बाकी का जो 10 डिजिट होगा वो पैन नंबर होगा, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी का पैन नंबर यहाँ पे लिखा होगा। फिर बाकी का एक होता है, आपका होता है एंटिटी नंबर। एंटिटी नंबर का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या करता है कि पैन होल्डर का स्टेट चेक करता है कि ये पैन नंबर कहाँ का है। ठीक है। अल्फ़ाबेट Z बाय डिफ़ॉल्ट, ये Z हमेशा रहता है, डिफ़ॉल्ट होता है। किसी का भी जीएसटीआईएन नंबर रहेगा तो उसमें Z ज़रूर रहेगा। फिर लास्ट में आपका एक और नंबर होता है। तो ये देखिए, ये अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है और नंबर में भी हो सकता है। ये अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है और नंबर। ये क्या करता है, ये दर्शाता ये है कि आपका जो जीएसटीआईएन नंबर है वो सही है कि गलत है। लास्ट डिजिट से पहचाना जाता है, एंटिटी कोड इसको बोला जाता है। समझ गए? चेक डिजिट होता है इसको। तो पहला 2 डिजिट स्टेट कोड, बाकी का 10 नंबर पैन नंबर होता है। ये आपका क्या होता है, एंटिटी नंबर होता है जो आपका पैन होल्डर का स्टेट बताता है। फिर ये क्या होता है, अल्फ़ाबेट में डिफ़ॉल्ट होता है ये, यानी हमेशा के लिए Z ही रहता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, चेक डिजिट होता है। तो ये 15 डिजिट होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का स्टेट कोड दिया हो, जैसे कर्नाटका की बात करें तो क्या होता है 29 होता है, दिल्ली की बात करेंगे तो 07 होता है। चलिए, कल हम लोग इसी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म के बारे में पढ़ के फिर उसके बाद टैली में प्रैक्टिस स्टार्ट करें।